दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेम सेक्स मैरिज क्या है और LGBTQIA+ इन सभी टर्म का यूज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। For generations, to be gay meant being forsaken by family, fired by employers, even risking arrest or forced. हाल ही के दिनों में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को यह कहते हुए असंवैधानिक माना कि यह मामला 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट का है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारत के संसद को है। सुप्रीम कोर्ट केवल इसका ऑब्जर्व कर सकता है और इसकी कानूनी प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस कोहली और जस्टिस भट्ट ने इसका विरोध किया था। उसी के विपरीत जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल इसके पक्ष में थे। यानी कि 3 और 2 के बहुमत के साथ इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया। वैसे सेम सेक्स मैरिज का इतिहास क्या है, सेम सेक्स मैरिज भारत में कैसे आया और भारत में इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, इन सभी पर करेंगे बात। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम सेक्स मैरिज का सबसे पहले उल्लेख 3री शताब्दी में लिखी पुस्तक सिरफा में मिलता है। इसके बाद इतिहासकार जॉन बॉसवेल के अनुसार यह माना जाता है कि रोमन साम्राज्य में सेम सेक्स मैरिज बहुत ही प्रचलित था। इसका उदाहरण है कि पहले रोमन सम्राट जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज किया था, उनका नाम था न्यूरो। न्यूरो ने 2 अलग अलग आदमियों से, यानी 2 अलग अलग व्यक्तियों से 2 अलग अलग ऑकेशन से 2 अलग अलग स्वरूपों में विवाह किया था। इनका पहला विवाह पाइथागोरस के साथ हुआ था, जिसमें इन्होंने एज अ ब्राइड यानी दूल्हे के रूप में उससे विवाह किया था। यानी न्यूरो दूल्हे थे और पाइथागोरस एज अ दुल्हन इनके साथ थे। इसके बाद दूसरा विवाह इन्होंने स्पॉरस के साथ किया। स्पॉरस की पत्नी के मरने के बाद, जिसका नाम पॉपिया था, न्यूरो ने एज अ वाइफ यानी उसकी पत्नी के स्वरूप में उसके साथ विवाह किया। इसके बाद पहले रोमन चाइल्ड इंटरर जेपलस ने अपना कैरियोट्स के ड्राइवर हेराक्लस के साथ ही एज अ हस्बैंड विवाह किया था। आधुनिक युग के सेम सेक्स कपल, सबसे पहले सेम सेक्स कपल थे माइकल मैकोनल और जैक बेकर, जिन्होंने अपना विवाह 1971 में किया था और ये दोनों आदमी थे। आगे चल के 1987 में सेकेंड नेशनल मार्च मूवमेंट के बाद US में गे और लेस्बियन ने अपने अधिकारों के लिए सरकार से रिक्वेस्ट किया, जिसे आगे जाकर सरकार ने माना भी। इसके साथ ही 1979 में डेनमार्क ऐसा पहला देश बना जिसने लीगली सेम सेक्स मैरिज को एक्वायर्ड किया। इसके बाद 2001 में नीदरलैंड ने सेम सेक्स मैरिज के लिए अपने वैवाहिक संबंध कानून को विस्तारित किया। इसके साथ उसने अपने विवाह संबंधित कानूनों में सेम सेक्स मैरिज को भी जगह दी। आज के वर्तमान समय में कुल 35 देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है और इनकी जनसंख्या लगभग 1 बिलियन है। यानी 1 बिलियन लोगों का ये मानना है कि सेम सेक्स मैरिज बिल्कुल सही है, जो कि ज़्यादातर देश यूरोप और वेस्ट के हैं। इसके साथ ही अफ्रीका महाद्वीप से केवल साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है, और एशिया से केवल और केवल ताइवान। यानी कितनी भी आधुनिकता के उद्देश्य बढ़ रहे हों, लेकिन अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों में अब भी केवल 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी। अब हम बात करेंगे कि LGBTIQA+ टर्म का यूज क्या क्या होता है और ये किसके लिए संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताते चलें कि LGB ये तीनों सेक्सुअल ओरिएंटेशन है और बाकी सब जेंडर ओरिएंटेशन है। इसका पहला टर्म है L का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन में वे लोग आते हैं जब कोई औरत यानी जब कोई वुमेन दूसरी वुमेन से प्यार करती है या सेक्सुअल रिलेशन रखती है, तो वो लेस्बियन की कैटेगरी में आएगी। इसके बाद होते हैं गे में वे व्यक्ति आते हैं जो एक आदमी दूसरे आदमी से प्यार करता है या दूसरे आदमी के साथ रिलेशन में रहता है, तो वे लोग गे की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है टी यानी ट्रांसजेंडर में वे व्यक्ति आते हैं जिनका शरीर किसी और का हो और उनका व्यवहार, उनकी आत्मा किसी और का। इसको ऐसे समझिए कि जब कोई
व्यक्ति का शरीर आदमी का हो लेकिन उसके हाव भाव और उसका व्यवहार एक औरत का होता है, तो ऐसे लोग ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है क्यू का मतलब था क्यूर या क्वेश्चनिंग। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें वे सभी लोग आ जाते हैं जो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ एक्सप्लोर करते हैं या उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके साथ आता है आई का मतलब होता है इंटरसेक्स, ए का मतलब होता है असेक्सुअल और प्लस का मतलब कि इसके बाद भी जितने भी लोग जो कि मेल और फीमेल से अलग हैं, किसी न किसी प्रकार से मेल और फीमेल से अलग हैं, वो सभी इस टर्म में आ जाएंगे। साथ ही LGBTQIA+ कम्युनिटी का अपना एक अलग फ्लैग भी होता है। इस फ्लैग में 8 कलर होते हैं और 8 रंग अलग अलग भावनाओं और अलग अलग वस्तुओं के सूचक होते हैं। इसमें पहला कलर आता है पिंक जो कि सेक्सुअलिटी का सूचक होता है। दूसरा कलर आता है रेड जो कि लाइफ का सूचक होता है। तीसरा कलर आता है ऑरेंज जो कि हीलिंग का सूचक होता है। चौथा कलर आता है येलो सूर्य का सूचक होता है। इसके साथ ही 5वां कलर आता है ब्लू जो है आर्ट का सूचक होता है। ग्रीन नेचर को रेफर करता है। वायलेट स्पिरिट को और इंडिगो हार्मनी को रेफर करता है। भारत में इसकी क्रोनोलॉजी को समझें तो सबसे पहले 2014 में नालसा जजमेंट आता है। नालसा का मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि भारत में भी अब मेल और फीमेल के अलावा जितने भी समुदाय हैं, यानी जो मेल और फीमेल न हो, और इसके अलावा जितने भी जेंडर या जितने भी ओरिएंटेशन बेस्ड लोग हैं, उनको भी उनके अधिकार, उनके मौलिक अधिकार देने होंगे। इसके बाद 2018 में सेम सेक्स को मान्यता दी जाती है, यानी कि सेम जेंडर सेक्स, यानी कि अब सेम जेंडर के लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में रह सकते हैं, जो कि कानूनी रूप से बाध्य हो चुका था या कानूनी रूप से उनको मान्यता मिल चुकी थी। जिसके बाद अब इन समुदायों के बीच ये भावना जगने लगी कि अब भारत में भी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी जाएगी और वे अब खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। लेकिन होता है इसके विपरीत। अभी भी कुछ समय है जब पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ें छोड़ी हैं, तो पार्लियामेंट के ऊपर ये पूरा अधिकार है पार्लियामेंट को कि वह इससे संबंधित कानून ला सकता है और इन थर्ड जेंडर यानी कि मेल और फीमेल के अलावा जो अदर जेंडर हैं उनको जीने का अधिकार दिया जा सकता है। वैसे कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि थर्ड जेंडर को उनके अधिकार मिलने चाहिए या उनको भी इसी तरह दबा के रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।